केन्स टेक के बारे में जरा हम एक बार चर्चा करेंगे। केन्स टेक अगर आप देखेंगे तो आज नतीजे इसके आए थे और नतीजों के बाद शेयर में हम देख रहे हैं कि मूव बड़ा गजब का है। 13-14% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 2,900 रुपए का इसका भाव फिर से हो गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ जयराम परावस्तु संपत। जयराम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, हम देख रहे हैं कि हर पैरामीटर पर नतीजे काफी दमदार दिख रहे हैं। प्रॉफिट में 97% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू बढ़ी है, एबिडा में भी 60% की ग्रोथ है। मार्जिन थोड़े से सर प्रेशर में है, 16.25 से घटकर 15% के नीचे के मार्जिन है। ये बताएंगे सर आपकी मार्जिन में ये प्रेशर क्यों है आज? जी, मेरे साथ हमारे प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश जी भी हैं। मैं आई विल सपोर्ट हिज, ही विल आल्सो प्रॉब्ली चिप इन सम टाइम। ये जो मार्जिन का जो प्रेशर है वो टेम्परेरी प्रेशर है। दीज आर कॉल्ड साइक्लिकल प्रेशर। जैसे हमारा जो है पोर्टफोलियो होता है, हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 6 डिफरेंट सेक्टर्स में हमारा धंधा होता है। तो उसमें कभी-कभी जो हाई प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं उसमें जैसे कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट के परचेसेस थोड़े कम थे, मतलब जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने ग्रो नहीं हुए। तो उसकी वजह से उनका जो कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो कभी-कभी हमारा जो है 15% का आप नॉर्मल लेके चलेंगे तो कभी 14 हो सकता है, कभी 16 हो सकता है। जैसे इस साल FY25 या इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 100 बेसिस पॉइंट्स और 1% मार्जिन मिनिमम ज्यादा होना चाहिए। और सेल्स का भी ग्रोथ उतना ही रहेगा, जैसे लास्ट टाइम 60% था, उतना ही इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। जयराम जी, आपने परिचय भी दे दिया। वैसे अगर आप नहीं भी देते ना तब भी हम रमेश जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, रमेश करण जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। आज उन्होंने हमारे लिए समय भी निकाला अपनी कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए। रमेश सर, मेरा डबल वाला नमस्कार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। आप चलिए, अच्छा रमेश जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, कंपनी की ग्रोथ इस समय जो जिस ट्रांजेक्टरी पे चल रही है उसमें, क्योंकि एक आप आईटी सॉल्यूशन वाली कंपनी है, तो आपको ग्लोबल पैरामीटर्स के इस समय सिग्नल कैसे दिख रहे हैं, खासकर यूरोप, अमेरिका, इंक्लूडिंग इंडिया भी आप मान लो, तो वहाँ पे इस समय का सिनेरियो कैसे चल रहा है? क्योंकि उससे ही तय होगा बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। अगर डिमांड और दिक्कत होगी तो बैलेंस शीट भी क्या कर लेगी बेचारी। Going forward, I am able to see a very positive response. Whatever work we have done all these years, today is India's time. Globally, all countries are willing to look at India. Wherever we talk to people, we are seeing their interest to come to India, or they wanted to import from India. So I feel our industry has got very good potential. We will be at par with China. China has taken 20-30 years to reach there. We will take only 8-10 years. This is what my take is. और जैसे रमेश जी ने बताया, मार्केट स्पेसिफिकली देखा जाए तो यूरोप में भी काफी इंटरेस्ट है कि उनके जो डिमांड, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है वो शिफ्ट करते हैं टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वो सोचते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है। सिमिलरली जापानीज कंपनी बहुत सीरियसली देख रहे हैं कि उनके जितने भी प्रोडक्शन होते हैं चाइना वगैरह से वो इंडिया को शिफ्ट करें। और अमेरिका में भी काफी इस तरह का एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, जिसमें हमारे पास जैसे कि आप 10 कस्टमर जो सपोजिंग 10 कस्टमर जो आते हैं उसमें से कम 4 कस्टमर यूएस से आते हैं एक्चुअली आजकल एग्जामिन करने के लिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। और वो उनका कहना ये है कि कुछ लोगों ने तो हमसे कन्फेस किया है कि आपके पास जो फैसिलिटीज वगैरह आप डेवलप कर रहे हो वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड में कहीं और जगह ताइवान, चाइना, जापान कहीं भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो हमारा एक एडवांटेज ये रहा है कि हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये एक तरह से लीप फ्रॉग हो गया। जैसे हम लोग एकदम करंट जनरेशन का मशीन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो कैपिटल का एफिशिएंसी रहेगा वो मच बेटर रहेगा। बाकी ओल्डर जनरेशन का मशीन्स का जो प्रोडक्टिविटी है, उसका कैपेबिलिटी है, वो सब थोड़ा कम रहेगा। इसलिए इंडिया में डबल एज्ड है एक्चुअली। एक तो है कि हमारे पास पैसा भी आ रहा है और दूसरा वो एक हाईटेक मशीनरी में इन्वेस्ट हो रहा है। हर एक इंडस्ट्री में देख लेंगे तो इसी तरह का मामला। This is not only in electronics manufacturing, हर एक इंडस्ट्री में same is the response.
जी सर, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने नंबर्स पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके नंबर्स भी अच्छे हैं, आपकी कमेंट्री, आपका विजन भी अच्छा है और आप जो नोटिस कर रहे हैं बड़ा फैक्चुअल है। इसलिए ना सर, आज शेयर आपका 14% ऊपर है। और मैं ज़रा इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। ये ना केवल नंबर्स पे बल्कि ओवरऑल रिटर्न्स भी केस के अंदर काफ़ी हमको ठीक बनते हुए दिखे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है जयराम जी, जब आपसे इतनी बात हो ही रही है तो एक छोटा सा पॉइंट है मेरा। मैं अभी आपकी बैलेंस शीट में ये चेक कर रहा था कि रेवेन्यू का मॉडल टिपिकली है कैसे। तो आपका मेजरली तो ऑटोमोटिव से आ रहा है, मोर देन 30%, ठीक है। दूसरा आपका इंडस्ट्री ईवी से आ रहा है जो कि करीब 44% अराउंड है, मेजोरिटी यहाँ से है। यानी कि ईवी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का मोर देन 60% है स्टेक। यही लीडरशिप रहेगा सर इसमें? आप डिफेंस में हो, रेलवे में हो, मेडिकल्स में हो, यहाँ पे कितनी ग्रोथ आएगी? कह रहा था कि पिछले साल थोड़ा गवर्नमेंट के परचेसेस भी थोड़े डिप्रेस थे, क्योंकि वो प्री इलेक्शन ईयर है, तो गवर्नमेंट प्रॉब्ली फोकस नॉट ऑन डूइंग बिग ऑर्डर्स एंड सो ऑन। तो उसकी वजह से अभी जब नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा जून में, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर से आपको जो है, जो रेलवे सिग्नलिंग का बिजनेस हुआ, एरोस्पेस डिफेंस का बिजनेस हुआ, आईटी आईओटी का बिजनेस हुआ, वो सब काफी तेजी पकड़ेगा। और ये एक तरह से कश्मकश रहेगी कि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, ईवी 60%, 70% और बाकी सब 40%। एंड आई थिंक ये बैलेंस बना रहेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि बाकी सेक्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, हमारा सेलियंस भी अच्छा है। जैसे उन सेक्टर्स में हम लोग लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो अगले 4-5 साल में आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस बना रहेगा, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो फियर रहता है कि कम होगा वॉल्यूम के साथ, वो वाला फियर शायद हम लोग ओवरकम कर जाएंगे इस साल ही। इसलिए FY25 में रमेश जी ये कह रहे हैं कि 60% ग्रोथ तो निश्चित है रेवेन्यू में, और इंटरनल टारगेट तो ज्यादा है, लेकिन कम से कम हमारा जो एबिटा का जो टारगेट है वो कम से कम 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा होना चाहिए इस साल। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगले साल फिर उतना ही इसी तरह से चलेगा। तो अगले 4 साल के लिए आप देखेंगे तो ये बिजनेस मॉडल कंटिन्यू होगा विद द बैलेंस बिटवीन द पोर्टफोलियो। 60% विल बी इंडस्ट्रियल, ईवी एंड ऑटोमोटिव, 40% जो है बाकी एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आईटी आईओटी वगैरह, और मेडिकल। वहां भी हमारे पास काफी बड़े क्लाइंट्स आ चुके हैं। एंड तो इसीलिए ये हमारे लिए एक तो रिजल्ट अच्छा रहा, और दूसरी चीज है कि पिछले 4-5 महीनों में काफी क्लाइंट्स का फुटफॉल भी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। हमारे चामराजनगर फैसिलिटी भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि वी आर इन फॉर सम एक्साइटिंग टाइम्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, परफेक्ट सर। एक्साइटिंग टाइम चल रहा है और एक्साइटेड आपके निवेशक भी हैं। आज 14% की ज़बरदस्त तेज़ी हम शेयर में देख रहे हैं। ख़ास तौर से अगर हम आपके सेगमेंट्स की बात कर लें तो उसमें ये जो इंडस्ट्रियल और ईवी वाला जो खेमा है वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है, एरोस्पेस में अच्छी ग्रोथ है, और उम्मीद करेंगे कि बाकी भी आपके जो वर्टिकल्स हैं वहाँ पर आप हेल्दी ग्रोथ आगे करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जयराम जी और रमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का।